स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए ना। हाँ सर, हाँ। ओके। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और इस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जो हम लोग देखे थे वो क्या देखे थे कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी C है और इसको थ्रू रेजिस्टेंस स्विच और बैटरी इस ढंग से कनेक्ट किया गया है। बैटरी के ईएमएफ को हम कुछ भी कह देते हैं E, रेजिस्टेंस R है, ये स्विच S है। और जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो नेचुरल है कि इस प्लेट से चार्ज का फ्लो इस प्लेट पर होता है और इस फ्लो ऑफ चार्ज के कारण इस सर्किट में करंट ऑब्जर्व करते हैं, जिसके कारण इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज का डिपोजिशन होता है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज का डिपोजिशन होता है। और यही जो डिपोजिशन प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग द चार्ज on the plates of the capacitor is known as charging of the capacitor. Is known as charging of the capacitor। और किसी समय पर मान लीजिए इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है और इस सर्किट में करंट आई है, तो इस कैपेसिटर पर जो चार्ज डिपॉजिट होता है that Q is equal to EC 1 minus e to the power minus tau by RC। और इसी को हम लिखते हैं स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q e टू दी पावर माइनस t बाय टाउ। और यहां पर ये जो Q है जो कि EC के बराबर है, इसको कह सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम चार्ज। This is the maximum charge that can be deposited on the plates of the capacitor। EC है maximum charge that can be deposited on the plates of the capacitor। और ये जो टाउ है that is RC। और इस RC को या इस टाउ को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। अब इसी का हम ये जो इक्वेशन आया है इसी का एनालिसिस करेंगे और मैक्सिमम पॉसिबल एनालिसिस करेंगे जो किया जा सकता है। लेकिन बात इसमें एक सिंपल है कि जब भी हम किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ऐसे स्थिति में उस कैपेसिटर प्लेट्स पर चार्ज का डिपोजिशन होता है और यही जो डिपोजिशन ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। इसी को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो अब हम एनालिसिस शुरू करते हैं। पहला बात कि जब भी हम किसी कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर
उस कैपेसिटर पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट होता है, दिस इज कैपिटल Q e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ये तो किसी समय का बात हो रहा है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t का बात हो रहा है। अगर हम बात करें एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 का मतलब है कि व्हेन दिस स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन द चार्जिंग प्रोसेस जस्ट स्टार्टेड, जिस मोमेंट पर चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जिस मोमेंट पर हम इस स्विच को क्लोज किए हैं, उस मोमेंट पर अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में यहां पर Q इज इक्वल टू कैपिटल Q 1 माइनस e टू द पावर 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि e टू द पावर 0 जो है वो 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस मोमेंट पर हम इस स्विच को क्लोज करते हैं, उस मोमेंट पर इस कैपेसिटर पर जो चार्ज डिपॉजिटेड है वो तो ऐसे भी 0 ही होगा, क्योंकि डिपॉजिशन ऑफ चार्ज तो जस्ट शुरू ही हुआ है। तो नेचुरल है कि उस मोमेंट पर अमाउंट ऑफ चार्ज deposited on the plates of the capacitor is 0, और जब amount of charge 0 है तो potential difference across capacitor is Q by C and this is equal to 0। मतलब कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो ये पूरा कैपेसिटर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ये पूरा कैपेसिटर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और पूरा कैपेसिटर एक कंडक्टर की तरह बिहेव किया तो ऐसे स्थिति में इस सर्किट में करंट का अगर बात कीजिएगा तो उस कंडीशन में जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का E है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके अक्रॉस है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके अक्रॉस है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज E, और ये कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतना ही तो बैटरी का भी है। लेकिन इसमें कंक्लूडिंग बात क्या है? कंक्लूडिंग बात ये है कि जिस मोमेंट पर हम स्विच को क्लोज करते हैं, उस मोमेंट पर ये कैपेसिटर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज 0, इसलिए दिस कैपेसिटर विल बिहेव एज ए कंडक्टर। इसलिए यहां पर हम इस बात को लिख सकते हैं, इसी पॉइंट को जो अभी कंक्लूड किए उसी बात को अगर लिखें तो लिख सकते हैं व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द कैपेसिटर will behave as a कंडक्टर। मतलब कि ऐसा फील होगा उस मोमेंट पर कि यहाँ पर तो कोई कैपेसिटर है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो ही नहीं रहा है। इसलिए ये कैपेसिटर जिस समय पर स्विच को क्लोज किए, ये करंट के फ्लो में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्लियर है? लेकिन ये तो बात कब है? जिस मोमेंट पर हम स्विच को क्लोज किए। अगर हम इसी में एक दूसरा बात भी करें कि मान लीजिए कि हम कहते हैं
कि अगेन चार्जिंग प्रोसेस में जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर है वो समय के साथ वेरी करता है। और वो कैसे वेरी करता है? कैपिटल Q 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। सही है। अब हम ये चीज हमको पता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ेगा, मतलब ये वैल्यू पूरा e टू दी पावर ये वैल्यू कम होगा। और वो जब कम होगा तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होगा? बढ़े। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे चार्ज ऑन द कैपेसिटर बढ़ता चला जाएगा। और चार्ज मैक्सिमम कब होगा? कब होगा वो बाद में देख लेंगे, लेकिन मैक्सिमम चार्ज कितना होगा? Q के बराबर। मैक्सिमम चार्ज कितना के बराबर हो? Q के बराबर, एंड दिस Q इज EC। लेकिन ये चार्ज मैक्सिमम कब होगा? जब T टेंड्स टू क्या हो? इन्फिनिटी। जब T टेंड्स टू क्या हो? लेफ्ट साइड का क्या क्या लिखना चाह रहा है भाई? लेफ्ट साइड में देखने में दिक्कत हो रहा है क्या? तो क्या बोलना चाह रहा है? राइट में क्या? राइट में नहीं दिख रहा है। ये दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है। ओके। अब ठीक है। नहीं दिख रहा है। मतलब ये कि जो मैक्सिमम चार्ज इस कैपेसिटर पर डिपॉजिट हो सकता है वो कितना हो सकता है? कैपिटल Q के बराबर। लेकिन ये कैपिटल Q कब होगा? जब ये वैल्यू 0 होगा। और ये वैल्यू 0 कब होगा? जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। मतलब अगर हम बात करें एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, इसी को बोलते हैं स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब होता है कि भाई जितना मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट होना है, जितना मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट हो सकता है वो हो जाए। जब कैपेसिटर पर जो मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट होना है वो जब हो जाता है तो इस स्थिति को बोलते हैं स्टडी स्टेट। और जब स्टडी स्टेट होगा तो नेचुरल है कि जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर है दैट इज मैक्सिमम, एंड दिस इज Q, एंड दिस इज EC के बराबर। और उस स्थिति में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर Q बाय C मतलब E के बराबर। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जो पूरा का पूरा है वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस कैपेसिटर के अक्रॉस हो गया, मतलब कि इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और सर्किट में जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। अब आप देखिए कि ऐसे स्थिति में इस सर्किट में करंट 0 हो जाएगा। करंट ऐसे भी 0 होना है क्योंकि करंट फ्लो करेगा तो फर्दर डिपोजिशन ऑफ चार्ज होगा। लेकिन जब जितना चार्ज डिपॉजिट होना था वो जब ऑलरेडी हो चुका है तो फिर फर्दर डिपोजिशन ऑफ चार्ज नहीं होगा। फर्दर डिपोजिशन ऑफ चार्ज नहीं हुआ तो इस पूरे सर्किट में करंट 0 हो जाएगा। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही हो जाएगा जितना कि
ये बैटरी के अक्रॉस है, मतलब ये कैपेसिटर अब एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ओपन सर्किट की तरह काम करने का मतलब हुआ कि ये भाई दोनों अलग अलग है, इधर से कोई चार्ज का फ्लो इधर नहीं हो रहा है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब कि ये कैपेसिटर एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है ओपन हो जाना। अरे कोई एक वायर ये है, दूसरा ये है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों के बीच का रेजिस्टेंस क्या हो गया? इन्फिनिटी। जब कनेक्ट कीजिएगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि स्टेडी स्टेट में एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी जो कैपेसिटर है वो एक इनफाइनाइट रजिस्टर के तरह काम करता है। इनफाइनाइट रजिस्टर आप कहिए या ओपन सर्किट कहिए, आपको जो कहना है कहिए, मतलब बात क्लियर है कि सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और इसी बात को हम लिख सकते हैं कि इन स्टडी स्टेट द capacitor the capacitor behaves as an infinite resistor। मतलब हमको दो बात दिमाग में एकदम क्लियर कट रखना। जब भी कैपेसिटर का चार्जिंग प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ द कैपेसिटर, जिस मोमेंट पर आप स्विच को क्लोज करते हैं, मतलब t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर बिहेव्स एज ए कंडक्टर, या इसी बात को कह सकते हैं कि कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किटेड की तरह काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है ऐसे, तभी तो पूरा का पूरा करंट फ्लो कर जाता है। मतलब इसी को कह सकते हैं कि ये पूरा कैपेसिटर एक कंडक्टर के तरह बिहेव करता है। कब? व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। लेकिन स्टडी स्टेट का मतलब हुआ टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। टी टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब हुआ जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाए। जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है उसी को स्टडी स्टेट बोलते हैं। और स्टडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव्स एज एन इनफाइनाइट रजिस्टर। इनफाइनाइट रजिस्टर कहने का मतलब है कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी बात को कह सकते हैं कि ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। जैसे आपको दिमाग में रखना है इस बात को रखिए, लेकिन बात सिंपल है। चार्जिंग प्रोसेस में जिस मोमेंट पर आपने स्विच को क्लोज किया, उस मोमेंट पर कैपेसिटर बिहेव्स एज ए कंडक्टर, पहला बात। और दूसरा बात क्या कि इन स्टडी स्टेट वही कैपेसिटर will behave as an infinite resistance. Am I clear to all of you? Okay, नोट कर लीजिए।
हो गया? नहीं हुआ है अभी? दिमाग मत लगाओ अभी तो स्टार्ट हुआ है। इस पर अभी बहुत सारा डिस्कशन बाकी है। हो गया? ओके, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार डायग्राम थोड़ा छोटा कर देते हैं, सर्किट डायग्राम, क्योंकि बहुत जगह खा जाता है ये तो। मतलब ये कि एक कैपेसिटर को इस ढंग से कनेक्ट किया गया है थ्रू स्विच एंड बैटरी, यही है। और जब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं तो उस कंडीशन में इसमें चार्ज का फ्लो होता है, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और इसमें जो इस ढंग से करंट फ्लो होता है, लेट दिस करंट इज आई, और किसी समय पर इस कैपेसिटर पर जो चार्ज डिपॉजिटेड है, लेट दिस चार्ज इज स्मॉल क्यू। सही है? तो इस कैपेसिटर पर जो चार्ज का डिपोजिशन होता है वो समय के साथ कैसे वेरी करता है, इसका इक्वेशन पता है। दिस इज Q इक्वल टू कैपिटल Q 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। चार्ज समय के साथ कैसे वेरी करता है ये चीज तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर हम इसी में कहते हैं कि अब ना तो हम t इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं और ना ही t टेंड्स टू इंफिनिटी की बात करते हैं, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं और ना ही स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, बल्कि किसी भी समय मान लीजिए t इक्वल टू टाउ पर बात करते हैं। ड्यूरिंग वन टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज डिपॉजिट होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू 0.63 कैपिटल क्यू। यहां ध्यान दीजिए, ई का वैल्यू आपको पता है, इन सब वैल्यूज को अगर रखेंगे तो दिस इज 0.63 क्यू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग वन टाइम कांस्टेंट इस कैपेसिटर पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट होगा वो मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाएगा। आप बोलेगा कि भाई ये वन टाइम कांस्टेंट कितना समय होता है, तो कितना समय होता है ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है और जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटी क्या है, क्योंकि टाउ इक्वल टू होता है आरसी, टाउ होता है आरसी के बराबर। तो नेचुरल है कि ये वन टाइम कांस्टेंट 1 मिली सेकेंड होगा या 1 माइक्रो सेकेंड होगा
या 1 सेकेंड होगा या 5 सेकेंड होगा, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सर्किट में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है और जिस कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं उस कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना है। लेकिन चाहे जो भी हो, जो भी सर्किट का रेजिस्टेंस हो, चाहे जो भी कैपेसिटेंस हो, उसके आधार पर हम टाउ निकाल लेंगे एंड दिस टाउ इज इक्वल टू आरसी। अगर हमको टाउ 1 सेकेंड आया सपोज, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड मतलब एट वन टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट कैपेसिटर पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट होगा दैट इज 63% of the maximum charge that can be deposited on the plates of the capacitor. इसलिए अगर हम इसी चीज को देखें ग्राफिकली कि ग्राफिकली ये चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किस ढंग से वेरी करता है, तो एक बात तो आपको पता है कि जो चार्ज बेसिकली समय के साथ वेरी करता है वो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वेरी करता है। और अगर हम इसके ग्राफ के विषय में बात करें तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, और यहां पर आप कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम चार्ज है और ये मैक्सिमम चार्ज कब डिपॉजिट होगा, एट स्टेडी स्टेट। लेकिन एट t इक्वल टू टाउ जो इस कैपेसिटर पर चार्ज डिपॉजिट होगा दिस इज 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। अब ध्यान दीजिए, आपको कोई सर्किट, ऐसी वर्मा में क्वेश्चन मिलेगा ढेर सारा, कि कोई आपको चार्जिंग सर्किट दिया हुआ है, उस चार्जिंग सर्किट में जिस कैपेसिटर को चार्ज करने जा रहे हैं उसका कैपेसिटी दिया रहेगा, उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू दिया रहेगा, और कहेगा कि बताइए व्हाट विल बी द, बैटरी भी दिया रहेगा, कहेगा व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, what will be the amount of charge deposited on the plates of the capacitor at t equal to 1 millisecond। 1 मिलीसेकेंड पर हमको निकालना है, t का वैल्यू दिया हुआ है, टाउ निकालना है, टाउ इक्वल टू आरसी, क्योंकि आर और सी दिया हुआ है। आरसी जब निकालते हैं तो हम देखते हैं कि ये टाउ का वैल्यू तो 1 मिलीसेकेंड ही आ रहा है, तो जैसे ही टाउ का वैल्यू 1 मिलीसेकेंड आ गया इसका मतलब है कि हमको इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। और यहां पर सीधे सीधे 0.63 क्यू एंड क्यू इज ईसी, क्यू इज ईसी, ई का वैल्यू दिया रहेगा, सी का वैल्यू तो तुरंत निकाल सकते। क्लियर है। अब इसी में एक चीज और अगर हम देखें कि यही सर्किट है, जब हम किसी कैपेसिटर को थ्रू रेजिस्टेंस एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस कैपेसिटर पर जो चार्ज का डिपोजिशन होता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसी को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। और इस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जो अमाउंट ऑफ चार्ज समय के साथ वेरी करता है उसका इक्वेशन है स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q इंटू 1 माइनस e टू दी पावर t बाय टाउ। अब एक बात यहां पर क्लियर है, और वो ये क्लियर है कि कैपेसिटर पर तो चार्ज समय के साथ इस ढंग से वेरी करता है, मतलब यहां से जो चार्ज इस पर डिपॉजिट हो रहा है तो वो समय के साथ इस ढंग से वेरी करता है। लेकिन अगर हम इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो नेचुरल है कि dq बाय dt आ जाएगा, और dq बाय dt क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और यही जो रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ चार्ज है
वही तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट है, और उसी को क्या बोलिएगा, करंट। उसी को क्या बोलिएगा, करंट। एंड इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो Q बाय टाउ e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, और इसी को लिख सकते हैं I, तो चलो ठीक है, और यहाँ पर Q इज EC और टाउ इज RC e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, C कैंसिल आउट हो गया, और इसी को कह सकते हैं I इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। इसका मतलब ये हुआ, पहला मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में, इस चार्जिंग सर्किट में जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ द कैपेसिटर, ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ द कैपेसिटर, जो मैक्सिमम करंट इस सर्किट में फ्लो कर सकता है, दैट मैक्सिमम करंट इज I नॉट, and this I naught is equal to E by R. This I naught is equal to क्या, E by R। और यहां पर एक चीज ये देखिए कि ये मैक्सिमम करंट मतलब I नॉट कब फ्लो करेगा, जब T का वैल्यू क्या हो, 0। जब T का वैल्यू क्या हो, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप स्विच को क्लोज किए, ध्यान से समझिएगा इस बात, अरे तुषार आराम फरमा रहा है? लेट करके आराम फरमा रहा है? नहीं, अच्छा ठीक है। एक चीज क्लियर है, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 I इक्वल टू I नॉट, और I नॉट मैक्सिमम करंट है। मतलब इस चार्जिंग प्रोसेस में, इस चार्जिंग प्रोसेस में मैक्सिमम करंट किस समय फ्लो करेगा, जिस मोमेंट पर हम इस स्विच को क्लोज करते हैं, जिस मोमेंट पर हम स्विच को क्लोज करते हैं, उस मोमेंट पर इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और ये फ्लो करना भी चाहिए, क्योंकि जिस मोमेंट पर हम स्विच को क्लोज करते हैं, उस मोमेंट पर ये कैपेसिटर एक कंडक्टर के तरह बिहेव करता है, और चूंकि ये कैपेसिटर एक कंडक्टर के तरह बिहेव करता है, इसीलिए तो उस मोमेंट पर करंट क्या हो जाएगा, E बाय R के बराबर। नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अमितांश जैन, तो बोलो ना, आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे करो, हाँ, फिर से सुन लीजिए कि करंट आया ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, जो इस सर्किट में करंट समय के साथ वेरी करता है, उसका इक्वेशन है I इक्वल टू I नॉट E टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, पहला बात। दूसरा ये बात भी क्लियर है कि मैक्सिमम करंट I नॉट है, और तीसरा ये बात भी क्लियर है कि ये मैक्सिमम करंट I नॉट कब होगा, जब T का वैल्यू 0 होगा। मतलब T इक्वल टू 0 होने का मतलब हुआ, जिस मोमेंट पर आपने स्विच को क्लोज किया, उस मोमेंट पर इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, उस मोमेंट पर इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और वो करना भी चाहिए, क्योंकि जिस मोमेंट पर आपने स्विच को क्लोज किया, उस मोमेंट पर ये जो कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर बिहेव्स एज ए कंडक्टर। इसीलिए सर्किट में तो सिर्फ बैटरी और रेजिस्टेंस है, इसीलिए तो इसमें करंट सीधे सीधे क्या हो गया, E बाय R के बराबर हो गया। क्लियर है? लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा,
जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा तो नेचुरल है कि करंट का वैल्यू कम होता चला जाएगा। करंट का वैल्यू कम होना भी चाहिए। क्यों कम होना चाहिए उसको देखिए, क्योंकि इस पर कैपेसिटर पर चार्ज डिपॉजिट होने लगेगा। चार्ज जब डिपॉजिट होने लगेगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस को अगर एक बैटरी से रिप्रेजेंट करें तो ये तो उल्टा टाइप का दिख रहा है। मतलब कि इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट कम हो जाएगा, जिसके कारण इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। लेकिन ये घटते घटते यही करंट जीरो हो जाएगा, और ये करंट जीरो कब होगा, जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसी t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर करंट तो जीरो हो गया। करंट जीरो हो गया, इसका मतलब है कि चार्ज मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम जितना चार्ज इस पर डिपॉजिट होना था वो हो गया। करंट जीरो होने का मतलब है कि ये अब रेजिस्टेंस जो है, जो पहले रेजिस्टेंस के तरह काम कर रहा था, अब इसमें जब करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है तो रेजिस्टेंस के तरह तभी काम करता है जब उसमें करंट फ्लो करे। और अगर रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस तो एक कंडक्टर की तरह काम करता है। मतलब कि एट स्टेडी स्टेट इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट तो फ्लो कर ही नहीं रहा है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके क्रॉस होगा, और ये कैपेसिटर के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना बैटरी के बराबर है। इसका मतलब है कि इस सर्किट में ये कैपेसिटर अब कोई करंट फ्लो होने नहीं दे रहा है। और ये कब हो सकता है, जब ये कैपेसिटर एक इनफाइनाइट रजिस्टर की तरह काम करे, या ये कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह काम करे, या इसी बात को कह सकते हैं भैया जितना चार्ज डिपॉजिट होना था वो तो हो ही गया, अब काहे को चार्ज डिपॉजिट होगा, और जब चार्ज डिपॉजिट और नहीं होना है तो करंट क्यों फ्लो करेगा। ये आपके सोचने के तरीका पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा सोचने का तरीका क्लियर है कि t इक्वल टू 0 पर व्हेन स्विच इज क्लोज्ड द कैपेसिटर बिहेव्स एज ए कंडक्टर, एंड एट स्टेडी स्टेट यही कैपेसिटर अब एक इनफाइनाइट रेजिस्टर की तरह काम करता है। यही कैपेसिटर एक इनफाइनाइट रेजिस्टर की तरह काम करता है। लेकिन इसी में थोड़ा और अगर बात कर लें, और अगर करंट का ग्राफ दिखाना चाहें तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो ये तो बहुत आसान है दिखाना। ये सीधे सीधे आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये मैक्सिमम करंट है कब, t इक्वल टू 0 पर, और करंट घटते घटते फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है। लेकिन बात एक चीज ये भी है कि अगर अब हम बात करें कि जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर है, जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर है वो समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है। स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाई टाउ। और भैया जब आपको इस कैपेसिटर पर जब चार्ज मिल गया कि समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो अगर इसके कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिएगा तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज Q बाय C, and this is capital Q by C 1 minus e to the power minus t by tau। लेकिन Q कितना के बराबर है, EC के बराबर। इसलिए इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस समय के साथ वेरी करता है उसका इक्वेशन ये हो गया। इतना ही नहीं, अगर हम ये चीज चाहें कि इस कैपेसिटर में जब चार्ज डिपॉजिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रहा है। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रहा है, और यही एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर समय के साथ कैसे वेरी करता है। अगर हम इसी को लिखना चाहते हैं यूसी इक्वल टू
क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और इसी को लिख सकते हैं ई स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 2c, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ का होल स्क्वायर, and this UC equal to half CE square 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, या इसी को कह सकते हैं यू नॉट, ये मैक्सिमम चार्ज, ये एनर्जी हो गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। मतलब कि हमको एक इक्वेशन ये पता है कि चार्जिंग प्रोसेस में कैपेसिटर पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट होता है वो समय के साथ कैसे वेरी करता है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर हमको पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमको मिल गया। और जब चार्ज पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर भी हम लिख सकते हैं कि समय के साथ कैसे वेरी करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर समय के साथ कैसे वेरी करेगा उसका इक्वेशन। और जब चार्ज डिपॉजिट हो रहा है और किसी समय पर क्यू चार्ज है तो इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड समय के साथ कैसे वेरी करेगा उसका भी इक्वेशन आ गया। मतलब इस कैपेसिटर से रिलेटेड जितना भी पैरामीटर्स है वो सब कुछ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये बात पता है कि कैपेसिटर पर चार्ज समय के साथ किस ढंग से वेरी कर रहा है। इसको पहले नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया। नहीं हुआ है अभी। अजय कुमार मीना, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। लास्ट कॉलम में Q इक्वल टू, ये तो पुराना इक्वेशन है, कैपिटल Q 1 - e⁻ VC इक्वल टू Q/C, C से डिवाइड कर दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर Q²/2C, इसी को स्क्वायर करके यहाँ रख दिए। E² C²/2C, एक C कैंसिल आउट हो गया और ये हाफ CE² हो गया। दैट इज द मैक्सिमम बेसिकली एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। और ऑब्वियस है कि ये स्क्वायर गायब नहीं होगा, ये तो रहेगा ही। और ये चूंकि मैक्सिमम एनर्जी है तो इसको U0 लिख दिए, 1 - e⁻ का होल स्क्वायर। अब इसी में अगर हम थोड़ा और चर्चा करें, और यहाँ पर हम इसको 6 नंबर दे देते हैं। दोबारा क्यों हम बनाने जाएं, जो है बना हुआ सर्किट उसी से काम चला लेते हैं। तो करंट इस ढंग से फ्लो हो रहा है और किसी समय पर इस कैपेसिटर पर जो चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, दिस इज कैपिटल Q e⁻t/τ। ये चार्ज ऑन द कैपेसिटर है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और इसी को जब हम डिफरेंशिएट किए थे तो हमको मिला था करंट as a function of time, and this is I0 e⁻t/τ। और यहाँ पर I0 मैक्सिमम करंट है। और ये बात भी अपने को पता है कि ये मैक्सिमम करंट हमको कब मिलता है, एट t = 0 पर मिलता है। मतलब जिस मोमेंट पर हम स्विच को क्लोज किए, जिस मोमेंट पर हम स्विच को क्लोज किए। और जब करंट हमको इस सर्किट में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, तो हम अगर ये चीज लिखना चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस से जब करंट फ्लो करता है तो ये बात हमको पहले से पता है कि ड्रॉप ऑफ वोल्टेज होता है। तो आखिर ये ड्रॉप ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस समय के साथ कैसे वेरी करेगा, तो ये सिंपली है IR, या इसी को I0R e⁻t/τ, एंड दिस VR इक्वल टू e⁻t/τ। और इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि t = 0 पर, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर है। क्योंकि t = 0 पर
ये कैपेसिटर एक कंडक्टर के तरह बिहेव करता है, जिसके कारण कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। इसलिए जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। और इसी में एक बात और अगर हम कह दें कि जब भैया रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा है, तो जब करंट रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है तो लॉस ऑफ पावर तो होगा। सार्थक शुक्ला, सार्थक शुक्ला, फोटो लगा के आराम फरमा रहा था। तुमको पहले भी एक बार डांटे थे, याद है? हमको याद है, तुमको याद में है, लेकिन हमको याद है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते समय तुम यही काम किया था, फोटो लगा के आराम फरमा रहा था। तो अगर हम ये चीज देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, तो जब करंट रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा तो नेचुरल है कि लॉस ऑफ एनर्जी होगा, जो लॉस ऑफ पावर होगा। और जो लॉस ऑफ पावर इन द रेजिस्टेंस होगा, दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आई नॉट स्क्वायर आर ई टू दी पावर, बोलिए, 2t बाय टाउ। और यहां पर लॉस ऑफ पावर इन द रेजिस्टेंस इज ई स्क्वायर बाय आर ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ। और ये ई स्क्वायर बाय आर इज द मैक्सिमम लॉस ऑफ पावर इन द रेजिस्टेंस। लेकिन अगर इसी में एक क्वेश्चन आपसे कह दे, जो क्वेश्चन आई थिंक एस सी वर्मा या रुडो कहीं है, क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द amount of heat produced in the resistance during the time t equal to 0 to t equal to tau। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, लेकिन ये कब पूछ रहा है? जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रहा है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो हो रहा है, इस चार्जिंग प्रोसेस में ऑब्वियस है रेजिस्टेंस भी है। और रेजिस्टेंस से जब करंट फ्लो हो रहा है तो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है इन द रेजिस्टेंस, हीट प्रोड्यूस हो रहा है रेजिस्टेंस में। तो आखिर बताइए कि टोटल हीट कितना प्रोड्यूस होगा इन द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द टाइम t इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू टाउ। यही कह रहा है। तो ये तो आसान है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, हम सीधे सीधे आई स्क्वायर आर टाउ नहीं लिख पाएंगे। आई स्क्वायर आर टाउ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहां पर जो करंट है ये वेरिएबल है। और जब करंट वेरिएबल होता है तो एक dt समय में पहले अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस निकालना है और फिर इंटीग्रेट करना है, तो टोटल लॉस ऑफ हीट आएगा। इसलिए जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड है, दिस इज इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी 0 से टाउ। और इसी को लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर आर, बाहर कर लीजिए, 0 टू टाउ e टू दी पावर माइनस 2t बाय टाउ dt। और इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज आई नॉट स्क्वायर आर और इसका इंटीग्रेशन -2 बाय टाउ, -2 बाय टाउ यहां हो गया, e टू दी पावर -2t बाय टाउ, दिस इज 0 टू टाउ। और इसी को लिख सकते हैं
अब सबका चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं। दिस इज ई स्क्वायर आर स्क्वायर सी बाय 2 and this is e to the power -2 -1 और माइनस साइन तो ये है ही, और इसी को लिख सकते हैं e हाफ CE स्क्वायर 1 minus e to the power -2. This is the total amount of heat produced in the resistance during the time t equal to 0 to t equal to tau। लेकिन अगर हम इसी में एक चीज और देख लें, थोड़ा जगह है, तो एक बात अपने को क्लियर है कि जब चार्जिंग प्रोसेस ऑफ कैपेसिटर होता है तो इस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ चार्ज समय के साथ वेरी करता है, दैट इज ए स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q 1 minus e to the power -t by tau। अगर हम ये चीज जानना चाहते हैं कि इस कैपेसिटर पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट होता है वो मैक्सिमम चार्ज का आधा कितने समय में डिपॉजिट होता है, या इसी बात को हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि ये बात बताइए कि कितने समय में इस कैपेसिटर पर जो चार्ज डिपॉजिट होगा वो मैक्सिमम चार्ज का 10% होगा, मैक्सिमम चार्ज का 25% होगा, मैक्सिमम चार्ज का 75% होगा, या कुछ भी इस ढंग से दिया हुआ। अगर हमको ये चीज निकालना है कि कितने समय में कैपेसिटर पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट होता है दैट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि Q इक्वल टू कैपिटल Q बाय 2 हो जाए, वो कितने समय में होगा, यही क्वेश्चन है। तो नेचुरल है कि यहां पर वैल्यू अगर रखते हैं तो दिस इज Q बाय 2, दिस इज Q 1 minus e to the power -t by tau, और इसी को लिख सकते हैं e to the power -t by tau is 1 by 2, या इसी को e to the power t by tau is equal to 2, और log अगर दोनों साइड ले लें तो t by tau ln 2, इसलिए t इक्वल टू टाउ ln 2। मतलब कि कैपेसिटर, और टाउ अपने को पता है RC के बराबर, कितने समय में कैपेसिटर पर जो चार्ज डिपॉजिट होगा वो मैक्सिमम चार्ज का आधा डिपॉजिट होगा, दैट इज टाउ ln 2। इस रिजल्ट को आप याद रखिए, कितने समय पर कैपेसिटर पर जो चार्ज डिपॉजिट होगा वो मैक्सिमम चार्ज का 50% डिपॉजिट होगा, एंड दैट टाइम इज टाउ ln 2। एक बात अनऑफिशियल वे में आपको बताते हैं कि चाहे चार्ज के आधा डिपॉजिट होने की बात हो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस आधा होने की बात हो, चाहे करंट आधा होने की बात हो, चाहे हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस आधा होने की बात हो, चाहे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आधा होने की बात हो, ये सब जो आधा होता है, जो हाफ होता है, वो कितने समय में होता है, दैट इज इक्वल टू टी इक्वल टू टाउ ln 2। जब भी आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये जो टाइम आता है t, दिस t इक्वल टू टाउ ln 2 होता है, दिस t इक्वल टू टाउ ln 2 होता है। मतलब ये कि कुछ भी आधा होना हो, कुछ भी आधा होना हो, वो सब कुछ मैक्सिमम वैल्यू का हाफ जो होता है वो कितने समय में होता है, t इक्वल टू टाउ ln 2। इसको आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई थ्योरी नहीं है, ये बात हम आपको अनऑफिशियली बता रहे हैं। इट इज नॉट ऑफिशियल कि हर चीज
जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, हर पैरामीटर्स जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, वो सब मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगा ड्यूरिंग दिस टाइम t इक्वल टू टाउ ln2। ये बात हम बता तो रहे हैं, बट दिस इज अनऑफिशियल। ये ऐसा कोई सेंटेंस किसी बुक में नहीं मिलेगा, और आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हर क्वांटिटी, चाहे वो कैपेसिटर से रिलेटेड हो, चाहे वो चार्ज से रिलेटेड हो, ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड हो, वो सब कुछ अपने मैक्सिमम, चाहे करंट से रिलेटेड हो, मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाता है कितने समय में, दिस t इक्वल टू टाउ ln2। इसलिए कुछ भी अगर आपको कहे कि कितने समय में हाफ हो जाएगा, तो सीधे सीधे आप बैठा सकते, कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। सीधे t इक्वल टू टाउ ln2, टाउ हमको पता है RC, ln2 का वैल्यू अपने को पता है 0.7, तो 0.7 टाउ, टाउ का जो भी वैल्यू है रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नोट कर लीजिए। अरे बेटा पहले लिख तो लो, उसके बाद जाना। जा कौन रहा है? अभी तो हम क्लास छोड़े ही नहीं। हो गया। जिसका हो गया वो लीव कर सकते हैं।
गरिमा अभी तक नहीं हुआ है तुम्हारा।